ओके ऑल राइट बच्चों, देखिए अभी हम लोगों ने जो पहले कॉन्सेप्ट को समझा वो था कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में। हमने बेसिकली वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल को समझा, हमने 5 फेजेस की बात की, राइट। इस तरीके से कुछ उसका एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा था वेंट्रिकुलर फाइबर का। जब हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी को कंसिडर करते हैं, देखिए ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको ज़रूर देखना होगा ताकि आप वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से ये आप बना पाते हैं, किस तरीके से बनता है, वो आप अंडरस्टैंडिंग एक बना पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में बेसिकली सबसे पहला पार्ट होता है इम्पल्स जनरेशन का, और इसमें 2 चीज़ें आती हैं। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर में किस तरीके से इम्पल्स जनरेट हो रही है, और ऑटोमेटिक फाइबर में किस तरीके से इम्पल्स जनरेट हो रही है। नॉन ऑटोमेटिक फाइबर को हमने 5 फेजेस में डिवाइड करके इसकी एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्चुअली हमने फ्रेम कर ली है। अब इसी में आपको पढ़ना होता है कि कंडक्शन क्या होता है, सेकेंड पॉइंट एक्साइटेबिलिटी क्या होती है, एंड रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है। तो देखिए कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टरी पीरियड, आप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप जब समझेंगे तो आप कार्डियोवैस्कुलर की जो भी ड्रग्स, जितनी भी लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एरिथमिक या जो भी कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड ड्रग है, जब आप उसकी मैकेनिज्म अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो मैकेनिज्म में आपको समझने में कई बार कोई ड्रग किसी कंडक्शन को बढ़ा देगी, कोई रिफ्रैक्टरी पीरियड को बढ़ा देगी। तो जब तक आपको ये चीज़ें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आपका वहाँ पे कंसेप्ट एक फ्रेम नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में पहला पार्ट इंपल्स जनरेशन के अंदर नॉन ऑटोमेटिक फाइबर का हमने क्या पढ़ रखा है, डिफरेंट फेजेज एक्शन पोटेंशियल का। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कंडक्शन क्या होता है। कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में ही आता है कंडक्शन। देखिए आपको हमको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि हमारा जो कार्डियक जो हार्ट था उसमें 2 तरीके के आपके क्या थे, टिश्यूज थे। 2 तरीके के आपके टिश्यूज थे, और एक टिश्यूज था जो नोडल टिश्यूज था, जो एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर, ये जो ट्रैक था ये आपका इसमें क्या क्या आता है, एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर। अब अदर देन दिस, ये जो पूरी एट्रियल की मसल है, एट्रियम की, और ये पूरी वेंट्रिकल की जो मसल है, ये कैसे फाइबर थे, नॉन ऑटोमेटिक। तो यहां पे आपको समझना यह है कि जो नॉन ऑटोमेटिक फाइबर होता है, जैसा कि हमने फेज 0 की बात की थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट होता है, और जैसे ही नियर बाई सेल से एक्शन पोटेंशियल आता है, स्टिमुलस आता है, तो ये सडन यहां पे जो फास्ट सोडियम चैनल होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो सबसे पहले हम इन तीनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के, कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टरी पीरियड को कवर करने के पहले आप अगर एक अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि सोडियम चैनल जो होते हैं उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है क्या कुछ, तो वो अगर एक अंडरस्टैंडिंग बन गई तो आपके तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए सोडियम चैनल जो बेसिकली होते हैं बच्चों, जब सोडियम चैनल एक्टिवेट होंगे 3 स्टेजेस होती हैं इनकी। एक होती है एक्टिवेटेड, जिसको हम ओपन स्टेज भी बोलते हैं। कौन सी, ओपन स्टेट। इसमें क्या होगा, सोडियम चैनल, सोडियम आयन के सोडियम चैनल, सोडियम आयन सोडियम चैनल के थ्रू इनसाइड ऑफ द सेल आएंगे। जब इस एक समय के बाद सेम, ये अलग अलग सोडियम चैनल नहीं है, ये इसी सोडियम चैनल की स्टेजेस हैं कि ये कितने स्टेज में जाके दोबारा रीएक्टिवेट होता है। तो सबसे पहले जैसे आपका स्टिमुलस आया, उसने सोडियम चैनल को क्या किया, ओपन किया। अब ये सोडियम चैनल चूंकि वोल्टेज डिपेंडेंट मैनर में वर्क करता है, और वोल्टेज डिपेंडेंट मैनर में वर्क कैसे करता है कि जैसे आपका मान लीजिए यहां पे ये -90 मिली वोल्ट था। अब ये सोडियम चैनल जो होंगे, जैसे अब एकदम से सोडियम जब अंदर आया तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स +30 मिली वोल्ट। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके बीच में जब ये डिपोलराइजेशन का इवेंट ये वाला चल रहा है, ये वाला, ये डिपोलराइजिंग इवेंट चल रहा है, तो जितना जितना ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहां पे स्टिमुलस सोडियम की एंट्री हो रही है। लेकिन उसी पैरेलली वहां पे क्या हो रहा है कि सोडियम जैसे एक बार अंदर आया तो ये सोडियम चैनल अब इनएक्टिवेटेड स्टेट में आ गए। अब इनएक्टिवेटेड स्टेज में ये दोबारा एक्टिवेटेड नहीं किए जा सकते। इसका मेन मतलब ये होता है कि आप किसी सोडियम चैनल को जब एक्टिवेट करते हैं तो वो सोडियम चैनल एक सर्टेन टाइम स्पैन के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए अपनी स्टेजेस के अंदर जाता है, और स्टेजेस होती हैं इनएक्टिवेटेड एंड क्लोज्ड।
तो जब एक्टिवेटेड स्टेज से ये इनएक्टिवेटेड स्टेज में गया, उस समय अगर कोई स्टिमुलस आता है तो तब वो उसको दोबारा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, मींस तब सोडियम आयन की एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल ही स्ट्रिक्टली नहीं होगी। लेकिन जब ये क्लोज्ड स्टेट में आता है तो क्लोज्ड स्टेट में थोड़ी सी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि सोडियम आयन अपने आप में सोडियम चैनल जो होते हैं उनकी जो क्लोजिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो थोड़ी सी लूज हो चुकी होती है। क्यों होती तो क्लोज्ड है, हम बोलते क्लोज्ड है, लेकिन इस अगर आप ये बोलो कि सोडियम चैनल को मैं दोबारा रीएक्टिवेट कब कर सकता हूं, तो इस स्टेज में आपने सोडियम चैनल को एक्टिव किया, मीन सोडियम अंदर आए, अब ये अपने से कुछ टाइम स्पैन के लिए किस में चला गया, इनएक्टिवेटेड स्टेज में। इनएक्टिवेटेड स्टेज में इसको दोबारा आप एक्टिव नहीं कर सकते, किसी भी स्टिमुलस, कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस देंगे, इनएक्टिवेटेड स्टेज में ये दोबारा रीएक्टिवेटेड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये किसी स्टेज में जाता है क्लोज्ड स्टेट में, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो थोड़ी वीक पड़ती है, और अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आया तो इस स्टेज में आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो एक आपको यह समझ में आया कि अगर कोई सेल कंप्लीटली डिपोलराइज्ड है, जैसे मैं अगर बोलूं कंप्लीटली कोई अगर सेल है और सेल में ये कैसी है, कंप्लीटली डिपोलराइज्ड, मतलब सोडियम आयन यहां अंदर आया है, तो हम इस सेल को क्या बोलेंगे, ये सेल कैसी है, डिपोलराइज्ड। जब कंप्लीटली डिपोलराइज्ड का मतलब जब ये स्टेज इनएक्टिवेटेड क्रॉस हो चुकी हो और क्या आ चुकी हो, क्लोज्ड स्टेट, तभी आप उस सेल को दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हैं। मींस आप हाईली, देखिए अब इसका कंक्लूजन है कंडक्शन का, कंडक्शन उसी सेल में ज्यादा होगा, उसी न्यूरोनल सेल में कंडक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी जो अपनी कंप्लीट डिपोलराइजिंग स्टेट को क्रॉस कर चुकी हो। और कंप्लीट डिपोलराइजिंग स्टेट को क्रॉस करने का मतलब है कि वो इनएक्टिवेटेड स्टेट और क्लोज्ड स्टेट से बाहर आ चुका हो वो चैनल, जैसे यहां पे हम सोडियम चैनल की बात कर रहे हैं, राइट। तो कंडक्शन में आपका जो मेन पॉइंट निकल के आया बच्चों, कंडक्शन में ये है कि कंडक्शन में जो हमारा एट्रियल और वेंट्रिकुलर सेल्स होती हैं, मसल होती हैं, वहां पे कंडक्शन कैसा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट। कैसा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट, ये आपको लर्न करना है। जबकि नोडल और एसए नोड और एवी नोड में जो यहाँ पे सोडियम आयन डिपेंडेंट होता है, जबकि यहाँ पे कैल्शियम आयन डिपेंडेंट होता है। और इसको जब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा किसमें, इंपल्स जनरेशन किसका, ऑटोमेटिक फाइबर का, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो बहरहाल कंडक्शन में, कंडक्शन उस टिश्यूज़ में या उस सेल में दोबारा से होगा जो कंप्लीटली पोलराइज डिपोलराइज्ड हो चुकी हो, डिपोलराइज में जा ना रही हो, कंप्लीटली हो चुकी हो। तो आपको ये पॉइंट कंडक्शन का ये समझ गया, आई होप कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्साइटेबिलिटी की। एक्साइटेबिलिटी में क्या है, देखिए एक्साइटेबिलिटी में जैसा मैंने बताया कि इसकी स्ट्रेंथ इस सोडियम चैनल की धीरे धीरे इधर आते आते, इनएक्टिवेटेड में तो ये दोबारा ओपन हो ही नहीं सकता, ये तो फिक्स ही बात है। लेकिन क्लोज्ड स्टेट में ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां से कंसीडर करूं इसको, जैसे कि ये यहां से सोडियम चैनल ओपन होना स्टार्ट हुए और ये सोडियम चैनल इस तरीके से पीक दे रहे हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे जैसे स्ट्रेंथ इसकी ऊपर बढ़ रही है, सोडियम चैनल के थ्रू इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिविटी की तरफ ट्रैवल कर रहा है, जस्ट इसके पीक में इधर की तरफ इसको रीएक्साइट करना, इस पर्टिकुलर टिश्यू को जिसमें हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं उसको रीएक्साइट करना एट द एंड ऑफ डिपोलराइजेशन, सेम यही कॉन्सेप्ट है। एट द एंड ऑफ डिपोलराइजेशन उसको रीएक्साइट करना ज्यादा आसान होगा, राइट, उसको ज्यादा आसान होगा। जैसे इसको यहां से भी समझ सकते हैं, देखिए जैसे कोई, ये आपका क्या है, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अब यहां से कोई इंपल्स सोडियम चैनल एक्टिवेट हुए और धीरे धीरे सोडियम एक्टिवेट हुए, धीरे धीरे कहां गया, -70 मिलीवोल्ट पे। -70 मिलीवोल्ट पे मान लीजिए कि एकदम से सोडियम चैनल का बस्ट एंट्री हुई और ये एकदम से इसने क्या दिया, पीक दिया, कहां तक, +30 मिलीवोल्ट तक, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ये -90 मिलीवोल्ट में था, अगर यही टिश्यू किस में होता, -70 मिलीवोल्ट पे,
तो इसकी डिपोलराइजिंग एक्साइटेबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी होती इस पॉइंट पे, मतलब आप इस पॉइंट पे जल्दी इस टिश्यू को एक्साइट कर लेते यहां तक या इस पॉइंट पे, तो बट सिंपल सी बात है किस पे, -70 मिली वोल्ट पे। क्यों? क्योंकि -70 मिली वोल्ट नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के ज्यादा क्या है, नियर बाई है, जबकि -90 और +30 में डिफरेंस ज्यादा है, जबकि -70 और +30 में डिफरेंस कम है। मींस कोई टिश्यू या कोई सेल, लाइक वेंट्रिकुलर की यहां बात कर रहे हैं, अगर वो हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है उसमें नेगेटिविटी मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे -90 है, -100 हो गया, -110 हो गया, तो इस स्टेज से उसको एक्साइटमेंट की तरफ ले जाना आसान है या -70 या -30 से आसान है? तो किससे आसान है? -30 या -70 से इन कंपैरिजन टू -90 और -110। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि एक्साइटेबिलिटी में आप बात करेंगे कि जो टिश्यू जितना ज़्यादा हाइपर पोलराइज होगा, हाइपर पोलराइज मतलब उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नेगेटिव, उसको एक्साइट करना उतना ही क्या होने वाला है, टफ। और जबकि जो जितना हाइपर पोलराइजेशन जहां पे कम होगा, नेगेटिविटी कम होगी, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कम नेगेटिव होगा, उसको डिपोलराइज्ड करना ज़्यादा आसान होगा। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई, एक्साइटेबिलिटी की। तो आई होप कि एक्साइटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे समझ में आ गया, राइट। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड की। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट मैं यहां से अगेन आपको ले आता हूं। देखिए यहां पे मैंने बात की थी कि सोडियम चैनल ओपन है, सोडियम आयन की एंट्री हो रही है, कुछ देर बाद ये सोडियम मतलब कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड तक ये सोडियम चैनल किस स्टेट में चला गया, इनएक्टिवेटेड। उसके बाद ये गया क्लोज। इनएक्टिवेटेड में इसको दोबारा रीएक्टिवेट करना आसान नहीं है, जबकि क्लोज्ड स्टेट में अगर एक स्ट्रेंथ स्टिमुलस इसको मिलता है तो मे बी यहां पे सोडियम आयन की एंट्री हो सकती है। तो बात वही है कि जैसे रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब होता है कि किसी टिश्यू में अगर कोई एक इंपल्स ट्रैवल कर रही है तो आप दूसरा स्टिमुलस कब दे सकते हो, जब पहला स्टिमुलस कंप्लीट हो चुका हो या पहला स्टिमुलस कंप्लीट होने वाला हो। क्योंकि कंप्लीट होने वाला होता है का कहने का मतलब यह है कि वो टिश्यू के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो गया तो वो उस समय फ्लो कर सकता है, लेकिन जब तक वो कहां पर हो, इनएक्टिवेटेड स्टेज में, उसके सोडियम आयन चैनल इनएक्टिवेटेड स्टेज में हो, वो किसी भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस से दोबारा रीएक्साइटेड नहीं हो सकता। तो किसी टिश्यू को, किसी न्यूरोनल सेल को जब तक आप दोबारा उसमें एक्शन पोटेंशियल या उसको कह सकें कि दोबारा स्टिमुलेट नहीं कर सकते, उसको उस टिश्यू का रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये इंपल्स, राइट, ये इंपल्स जैसे यहां पे एक्शन पोटेंशियल ये ट्रेवल कर रहा है, राइट। अब जितना ज्यादा ये एक्शन पोटेंशियल इस तरफ आ रहा है, मतलब ये इसकी फेज 4 है, ये 0 1 और ये 2 ये 3, अब जितना ये इस लास्ट में एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि ये बार बार यही चीज बननी है वेंट्रिकल में, तो जितना ये लास्ट की तरफ आ रहा इस तरफ, उतना ज्यादा चांसेस हैं यहां, मतलब आप ये कह लो कि यहां तक क्या, जब तक ये पूरा कंप्लीट एक्शन पोटेंशियल नहीं हुआ तो क्या मैं दोबारा इसको एक्टिवेट कर सकता हूं उस पर्टिकुलर टिश्यू को, नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे ये लास्ट आ रहा है इधर की स्टेज में, तो हो सकता है कि मैं यहां पे अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे दूं रेस्टिंग स्टेट आने के पहले, तो यहां पे दोबारा क्या हो जाए, डीपोलराइज्ड हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड किसी टिश्यू का वो पीरियड होता है जिसमें दूसरा एक्शन पोटेंशियल से वो स्टिमुलेट नहीं होता। मींस किसी, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ का रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है, तो आप ऐसे करके एरो करके ये और ये, मतलब यहाँ तक, ये क्या है, ERP, इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। मींस यहां से लेके इस स्टेज और इस स्टेज तक आप इस टिश्यू को दोबारा रीएक्साइट नहीं कर सकते हैं, जबकि जितना जैसे आप इसके एंड पे जाएंगे देयर में भी पॉसिबिलिटी कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस उसको रीएक्टिवेट कर दें। तो आपका ये रिफ्रैक्टरी पीरियड का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी पीरियड किस तरीके से कर रहा है, मान लीजिए टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया में बिल्कुल हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो आपका टारगेट क्या होता है वहाँ एरिथमिया में, टैकी एरिथमिया को ट्रीट करने का, कि हार्ट रेट को स्लो डाउन करें। तो आप अगर रिफ्रैक्टरी पीरियड किसी को टिश्यू का वहाँ पे बढ़ाते हैं, तो रिफ्रैक्टरी पीरियड जब आप
रिफ्रैक्टिव पीरियड की लेंथ बढ़ा देंगे। मीन्स कुछ ऐसा करिए कि आपकी ये लेंथ ऐसे चली जाए, ऐसे, मतलब ये जो डिस्टेंस थी ये आपने क्या कर दी, ERP आपने ये बढ़ा दी, मतलब कि दोबारा वो एक्साइट हो तो उसकी पॉसिबिलिटी आपने कम कर दी, मतलब हार्ट रेट आपने क्या कर दिया, स्लो कर दिया। तो कई सारी एंटी एरिथमिक ड्रग का ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। बहरहाल आपको कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी और रिफ्रैक्टिव पीरियड, ये 3 के कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की प्लस आने वाले टॉपिक्स की आप क्या करेंगे, बना पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट लेक्चर ऑफ, अभी इसका हो सकता है पार्ट 3 हो सकता है क्या बनना ही है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 है जिसमें हमने कंडक्शन, एक्साइटेबिलिटी, रिफ्रैक्टिव पीरियड कवर कर लिया, लेकिन अभी भी हमारा ऑटोमेटिक फाइबर का एक्शन पोटेंशियल बचा हुआ है जो कुछ मायने में नॉन ऑटोमेटिक से डिफर करता है। तो उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करेंगे किन किन चीज़ों में वो डिफर करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।